पंखों को काटने वाला माइका वर्सेस आसमान दिखाने वाला ससुराल। अगर तूने ज्यादा नौटंकी की तो हम तेरे पंख काट देंगे। हमारे होते हुए तू कभी नहीं उड़ सकती, ना अपने सपने पूरे कर सकती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने सपने पूरे करूंगी और आसमान की ऊंचाइयों को छूऊंगी। इतना कहकर माया तुरंत अपने पंख फैलाकर आसमान की तरफ उड़ने लगती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे मना करने के बावजूद अपने पंख फैलाकर उड़ेगी? अभी बताता है तुझे। इतना कहकर सीमा तुरंत बड़ी सी कैंची निकालती है और माया के पंख पकड़कर काटने लगती है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। तभी माया की नींद खुलती है। ये सपना था। हे भगवान, मेरा तो पूरा गला सूख गया। कम से कम पानी पी कर आती हूँ। माया तुरंत पानी पीने के लिए बिस्तर से उठती है। दरवाजे तक जाते ही पैरों में बंधी बेड़ियों की वजह से जमीन पर गिर पड़ती है। ये बेड़िया। नहीं नहीं, खोलो इसे। कोई खोलो। नहीं नहीं, खोलो, कोई खोलो। माया के चिल्लाने की वजह से सुमित्रा और वीरेंद्र की नींद खुलती है। इसकी वजह से हर रात नींद खराब हो जाती है। इतना चिल्लाती है कि क्या कहें। छोड़ो ना, पहले खुद चीखेगी, फिर रोएगी और आखिरकार थक हार कर सो जाएगी। ये सोचकर सुमित्रा और वीरेंद्र दोबारा सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्यों मेरे सपनों को और मुझे रोकने के लिए बांधा है मुझे इन बेड़ियों में? क्यों? माया चीखते चिल्लाते खुद थक कर सो जाती है और फिर अगले दिन ये ले, खा ले इसे। इतना कहकर सुमित्रा खाने की प्लेट कमरे के अंदर सरका देती है, जिससे माया की नींद खुलती है। दरवाजा खुल गया। रोशनी, मुझे भी बाहर जाना है। ज्यादा शौक था ना तुझे अपने सपने पूरे करने का, अब इस कमरे में बंद है। इतना कहकर सुमित्रा दरवाजा बंद करके डाइनिंग टेबल की तरफ चली जाती है। क्या हुआ? दे आई उस लड़की को नाश्ता? हाँ, वही देने गई थी। दरवाजा खुलते ही कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जैसे ना जाने क्या हो गया हो। अब किसी को इस तरह कैद में रखना आसान थोड़ी ना है, और हम उसे आजाद भी नहीं कर सकते। कहीं उसने हमारी सच्चाई किसी को बता दी तो? अरे आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? जिस लड़की के हमने सारे पंख काट दिए हैं, एक कमरे में कैद कर दिया है, वो क्या हमारी सच्चाई का खुलासा करेगी? ये सब छोड़िए, आइए नाश्ता कीजिए। सीमा की बात सुनकर सुमित्रा भी डाइनिंग टेबल पर बैठती है और पूरा परिवार एक साथ नाश्ता करता है। फिर दोपहर में लो आ गई सुमित्रा जी। वैसे सुमित्रा जी, आज आप इतना लेट क्यों हो गई? अरे क्या बताऊं, पूरे घर का काम मुझे अकेले करना पड़ता है, तो लेट तो होना ही था। हाँ वो भी है, पहले आपकी बड़ी बेटी आपकी मदद करवा देती थी, अब वो कहीं दिखती नहीं है। वैसे कहाँ है आपकी बड़ी बेटी? 4 सालों से दिखाई नहीं दी। वैसे कभी कभी रातों में लगता है कि जैसे उसी की आवाज हो। अरे वो दरअसल वो ना पढ़ाई करने हॉस्टल गई है, और फिर रात में तो इसके पापा फोन पर बात करते हैं, तो आप लोगों को आवाज सुनाई देती होगी बस। फिर सुमित्रा सब्जी लेती है और घबराकर डरते हुए वापस घर लौट जाती है। इसी तरह एक दिन बचाओ बचाओ छिपकली, खोलो मेरी ये बेड़ियां, खोलो, मुझे आजाद करो। माया की चीखने चिल्लाने की आवाज छत तक पहुंचती है। इस लड़की की वजह से हमारा राज सबके सामने आने से ज्यादा देर नहीं लगेगी। कैसे रोके इसकी आवाज को? इसका भी इलाज है मेरे पास। अब देखिए आज रात को मैं क्या करती हूँ। सभी सुमित्रा की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। फिर रात को 2 बजे माया की नींद खुलती है। खिड़की से ना जाने कितना अंधेरा आ रहा है, खिड़की बंद कर देती हूँ। माया जैसे ही बिस्तर से उठती है कि तभी उसे घुंघरुओं की आवाज आने लगती है। ये किसके घुंघरू की आवाज है? मेरे घर में तो कोई भी घुंघरू नहीं पहनता। तो फिर तभी अचानक जोर जोर से हंसने की और कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगती है। ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं माँ, मैं भूत हूँ। जो भी रात के 2 बजे अकेले कमरे में जाग रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, उसे मैं नहीं छोड़ती। नहीं नहीं, मैं अब रातों में नहीं चिल्लाऊंगी और ना ही जगूंगी। इतना कहकर माया तुरंत बिस्तर पर जाती है और तकिए में मुंह छिपाकर सो जाती है। और फिर कमरे के बाहर, वाह सुमित्रा, क्या प्लान था तुम्हारा? सच में आज के बाद ना वो ये रातों को जागेगी और ना ही चिल्लाएगी, है ना? इसकी वजह से हमारे राज सबके सामने नहीं आएगा। ये सोचकर सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और आज के बाद माया ना चिल्लाती है, ना ही किसी पड़ोसी को शक होता है। इसी तरह एक दिन लगता है बाहर कोई आया है, यही सही मौका है इस कमरे से भाग जाने का। लेकिन ये तो खुल ही नहीं रहा। माया की नजर एक जगह से टूटे हुए सिकंचों पर पड़ती है। भले ही मेरे पैरों से जंजीर ना निकले, लेकिन उस दीवार से तो निकल जाऊंगी, फिर मैं इस कमरे से बाहर जा पाऊंगी। ये सोचकर माया तुरंत जैसे जैसे दीवार से सिकंचे खोलती है और कमरे से बाहर निकलती है कि तभी अरे ये तो माया है। ये भगवान, ये नीचे चली गई। अरे ये नीचे चली गई तो हमारी सच्चाई और झूठ पकड़ा जाएगा।
ये सोचकर सीमा तुरंत माया के सिर पर डंडे से वार कर बेहोश कर सभी घर वालों को इकट्ठा करती है। ऐसे नहीं सुधरेगी, तुझे तो मैं बताता हूँ, बस इसे हो जाने दो। फिर शाम को ये क्या, इतने बड़े पिंजरे में मुझे किसने बंद किया? मैंने किया है तुझे बंद। बहुत शौक है ना कमरे से बाहर निकलने का, अब निकल कर दिखा। वीरेंद्र वहां से चला जाता है और माया इस पिंजरे में तड़पते रोते चिल्लाते रह जाती है। फिर अगले दिन यही था वो नालायक चूहा जिसने अकेले पूरे घर में हंगामा मचा रखा था। कल एक चुईया को पिंजरे में बंद किया और आज सुबह खुद पिंजरे में बंद हो गया। हाँ माँ, वो तो है। अच्छा, आप रहने दीजिए, मैं इसे जाकर बाहर फेंक देती हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ से फेंक देना, कहीं निकल कर भाग न जाए। इतना कहकर सुमित्रा वहां से चली जाती है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। रिया तुरंत चूहे को लेकर जाती है और माया के सामने छोड़ देती है। नहीं नहीं, प्लीज हटाओ इस चूहे को। नहीं नहीं, आ! सच बताऊं तो तुझे इस तरह देखकर बहुत मजा आ रहा है, इसलिए मैं चूहे को यहीं छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर रिया वहां से चली जाती है। मुझसे गलती हो गई, मुझे कल कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। आज के बाद मैं कभी भी घर से बाहर नहीं निकलूंगी। अब तो मुझे आसमान और खुली जगह से भी डर लगने लगा है। अब इस तरह माया का डर बढ़ता जाता है। फिर रात को अरे आग लग गई, आग लगी, भागो सब। अरे निकलो सब, अरे बाहर जल्दी निकलो। अचानक घर में रात को आग लग जाती है, जिस वजह से घर के सभी लोग तुरंत घर के बाहर निकलते हैं और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। हे भगवान, घर में आग कैसे लग गई? आप सब तो ठीक है ना? हाँ हम सब ठीक है, लेकिन हमारा घर। वहीं घर में बचाओ बचाओ, कोई है? आज नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ से कैसे निकलूं? माया तेज तेज चलने लगती है, जिसकी आवाज मोहल्ले के सभी लोग सुनते हैं। अरे ये आवाज किसकी है? इस जलते हुए घर के अंदर कौन बंद है? हे भगवान, घर के अंदर तो माया है। अब क्या होगा? हमें उसे मारना नहीं, बस उसे उड़ान भरने से रोकना चाहते थे। तभी माया के चिल्लाने की आवाज दोबारा से आती है। मैं किसी लड़की को इस तरह आग में जलते हुए नहीं देख सकता, मुझे उसे बचाना होगा। ये सोचकर मयंक तुरंत जलते हुए घर में बालकनी की तरफ से माया के कमरे में जाने लगता है। अरे मयंक, कहाँ जा रहा है? रुक जा, ये तो तेरा मोहल्ला भी नहीं है। मयंक किसी की नहीं सुनता और माया को बचाने तुरंत कमरे में पहुंचता है। माया को देखते ही वो हैरान रह जाता है। अरे ये तो वही लड़की है जिससे मैं 5 साल पहले। नहीं, ये इस तरह पिंजरे के अंदर क्यों है? ये सब क्या है? मुझे इसे जल्दी बचाना होगा। फिर मयंक तुरंत पिंजरे पर लगा हुआ ताला तोड़ता है और माया को लेकर जाने लगता है। नहीं, तुम कौन हो? मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। हमारे पास टाइम नहीं है, चलो। इतना कहकर मयंक तुरंत जबरदस्ती माया को पीठ पर बांधकर बालकनी में लगी सीढ़ियों से नीचे उतारता है। अरे माया बेटी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? दूर रही मुझसे, खुला आसमान, सभी लोग। नहीं नहीं नहीं। इतना कहकर माया तुरंत रास्ते के एक छोटे से कोने में जाकर छिप जाती है। अरे ये तो आपकी बड़ी बेटी है, आपने तो कहा था कि वो। अरे वो दरअसल आज शाम को ही तो आई है। अरे लेकिन शाम को तो मैं बाहर थी, मैंने तो। तभी वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है और वो घर में लगी आग को बुझाते हैं। फिर अगले सुबह 5 सालों बाद इस तरह अचानक मयंक के सामने आने की वजह से लाखों सवाल पूछ रहे हैं हमसे। अब हम क्या करें? इन सबको तो हम कोई सा भी बहाना बनाकर हैंडल कर लेंगे, लेकिन आगे इस तरह माया को एक कमरे में बंद रखना आसान नहीं होगा। हाँ, अब हमें जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। अभी तो वो बेहोश है, कल अचानक सबके सामने आने की वजह से। तभी दूसरी तरफ क्या हुआ यार? तो पिछले 2 घंटे से किसके बारे में और क्या सोच रहा है? कुछ बताएगा भी? तुझे वो 5 साल पहले वाली माया याद है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? जिससे तू प्यार करता था? हाँ वही। अब आगे सुन। फिर मयंक राघव को कल की सारी बातें बता देता है। क्या सच में? इस तरह 5 साल बाद मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। अब तो बिना देरी किए उसके बारे में अपने घर वालों से बात कर, कहीं देर ना हो जाए। हाँ, मैं उसे उस हालत में नहीं देख सकता। मैं आज ही अपने घर वालों से बात करूंगा। मयंक ऑफिस के काम में लग जाता है और रात को घर आकर तुरंत सभी को माया के बारे में बताता है। लेकिन देवर जी, इस तरह अचानक कैसे? भाभी, अचानक नहीं, दरअसल कुछ सालों पहले कॉलेज में मिला था मैं उससे, और तब। सीनियर है तो क्या कहीं भी किसी से भी टकरा जाएंगे? ध्यान कहाँ है आपका? और आप कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, लगता है अंधे के साथ बहरे भी हैं। सॉरी, आइंदा देखकर चलूंगा। और फिर माया लेक्चर अटेंड करने चली जाती है। और फिर अगले दिन, हे भगवान, एक रिक्शा भी नहीं मिल रहा, एग्जाम मिस ना हो जाए। लेकिन एग्जाम के लिए देर हो रही है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे तुम इतने बुरे भी नहीं हो, अब चलो जल्दी।
इसके बाद मयंक माया को कॉलेज छोड़ता है और फिर अक्सर धीरे धीरे आपस में मिलने लगते हैं वो। और फिर धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया। और फिर एक दिन अचानक वो मुझसे कोई सच्चाई बताने वाली थी और मदद मांगकर मुझसे मिलने आने वाली थी, लेकिन फिर वो आई ही नहीं और उसके बाद वो गायब हो गई। माँ, मैं कल उससे मिला हूँ, प्लीज मैं उसे ऐसी हालत में नहीं देख सकता, आप मान जाइए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर तू उससे प्यार करता है तो ठीक है, कल हम रिश्ता लेकर वहाँ जाएंगे उसके घर। फिर मयंक खुश हो जाता है और फिर अगले दिन पूरा परिवार रिश्ता लेकर माया के घर पहुंचता है और बैठकर डिटेल में सारी बातें करता है। आप सब चुप क्यों हैं? बताइए, क्या यह रिश्ता आपको मंजूर है? हे भगवान, ये लड़की घर से बाहर निकली तो आज रिश्ते आने शुरू हो गए। अब ज्यादा देर हम उसे नहीं रोक सकते। आपको कल बताते हैं फोन पर, अभी आप जाइए। लेकिन अंकल। मयंक चल हमारे साथ। फिर सभी लोग मयंक को लेकर वापस घर लौट जाते हैं। देखिए, काम करते हैं, उसे डरा धमकाकर माया को उसका मुंह खोलने से रोककर उसकी शादी करवा देते हैं। वैसे भी इतनी बड़ी मुसीबत लेकर नहीं चल सकते। सीमा की बात सुनकर सभी हामी भर देते हैं और तुरंत पिंजरे में बंद माया के पास जाते हैं। अगर तूने किसी को भी हमारी सच्चाई के बारे में बताया तो हम तेरे हाथ पैर तोड़कर भीख मांगने के लिए तुझे बाहर छोड़ देंगे। अपना मुंह बंद रखना। अंधेरी शादी करवा रहे हैं तेरी। शादी के बाद भी अपना मुंह मत खोलना, समझी? वरना नहीं, मैं किसी को भी उसे सच्चाई के बारे में नहीं बताऊंगी। इस तरह पिंजरे में बंद रहने से तो अच्छा ही है कि आप लोग मेरी शादी करवा दे। माया की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और फोन करके रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और छटपट सीधे सीधे तरीके से शादी करवा देते हैं। फिर गृह प्रवेश के वक्त बहू, अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। माया तुरंत गृह प्रवेश करती है। क्या हुआ देवरानी जी, आप उदास लग रही हैं? देवर जी से क्या शादी करके खुश नहीं है क्या? अरे क्या तुम लोग भी बहू को छेड़ रहे हो? बहुत थक गई होगी। जा मयंक, मयंक के साथ जाकर आराम कर। माया मयंक के साथ कमरे की तरफ जाने लगती है कि तभी माया के हाथों से फूल का गुलदस्ता गिर जाता है। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। अरे बहू, इतना घबरा क्यों रही हो? ये तो टूटा भी नहीं है। हाँ, और टूट भी जाता तो इतना घबराने की क्या बात है? जाकर आराम करो। माया चुप हो जाती है और मयंक के साथ कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं। फिर अगली सुबह आज तो मेरी पहली रसोई है। एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी सबके लिए खाना बना देती हूँ। मैं भी आपकी मदद करवा देती हूँ। फिर माया निशिता की मदद से अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है और सभी को उनकी पसंद के एक से बढ़कर एक पकवान खिलाती है। वाह बहू, खाना तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। माया, खुशबू से ही पता चल रहा है खाना टेस्टी है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। अरे भाभी, सब्जी में नमक थोड़ा कम है। ये सुनकर माया अचानक घबरा जाती है। क्या नमक कम है? सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बहू, क्या हो गया तुझे? तू इस तरह हाथ क्यों जोड़ रही है? हाँ बहू, नमक ही तो कम है, बाकी सारा खाना तो बहुत टेस्टी बना है। हाँ माया, मत करो और आओ बैठो, हम सबके साथ नाश्ता करो। और ये लो तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। फिर माया सबके साथ नाश्ता करती है और इस तरह उसकी पहली रसोई की रस्म पूरी होती है। फिर शाम को सुबह से शाम हो गई, माया कमरे से बाहर ही नहीं निकली। हाँ, न जाने दिन भर कमरे में क्यों थी। तभी दरवाजे से मयंक ऑफिस से घर आता है। लो मयंक बेटा आ गया। देवर जी, आपकी पत्नी तो सुबह से ही कमरे में ही है। एक काम करो बेटा, बहू को कहीं बाहर घुमा लाओ। हाँ माँ, ठीक है। निश्चिता, बहू को नीचे बुलाओ। थोड़ी देर बाद माया धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती है। माया, चलो बाहर घूमने चलते हैं। ये सुनते ही माया अचानक घबरा जाती है। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। क्यों माया? मैं कहीं नहीं जाने वाली। माया घबराकर तुरंत वापस अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ये अचानक क्या हो गया? शायद आज ससुराल का पहला दिन है, इस वजह से थोड़ा घबराई हुई होगी। कोई बात नहीं, कुछ दिनों में अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। मालिनी की बात सुनकर सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन जब माया हॉल में झाड़ू लगा रही थी। बहू, तू दिन भर घर का सारा काम करती है, मेरा भी एक काम करते, छत पर से मेरे कपड़े उतार कर ले आ। मेरे पैरों में दर्द है, वरना मैं खुद ही चली जाती। क्या? छत पर? खुले आसमान में? नहीं, छत पर नहीं जाऊंगी, मुझको बहुत डर लगता है। अरे बहू, छत से कैसा डर लगता है? क्या हुआ बहू, बचपन में छत से गिर गई थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस माया को छत पर खुले आसमान में नहीं जाना। माया जल्दी से वहाँ से चली जाती है। तभी निशिता वहाँ पर आती है। ये क्या है देवरानी जी, हर बात पर बाहर जाने से मना कर देती है। एक काम करते हैं, देवरानी जी को मंदिर लेकर चलते हैं, थोड़ी पूजा करेगी तो अच्छा लगेगा। निशिता कमरे में जाती है। चलिए देवरानी जी, हम मंदिर चलते हैं। नहीं,
मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। पूजा करनी है तो घर पर कर लेंगे। निशिता हैरान होकर कमरे से बाहर आ जाती है। न जाने देवरानी जी को क्या हो गया है, न बाहर जाना न छत पर जाना, मंदिर जाने से भी मना कर दिया। अब तो सभी से बात करनी पड़ेगी। फिर शाम के टाइम सभी के आते ही निशिता माया के बारे में बात करती है, जिससे सभी लोग माया को नीचे बुलाते हैं। बहू, हर बात पर इतना घबरा क्यों जाती हो? देवरानी जी, क्या मायके में कुछ हुआ था? सच बताओ बहू, क्या तेरे पास में, तेरे मायके में कुछ हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। माया अपने मायके वालों की अचानक से तारीफ कर वहां से चली जाती है। हो ना हो, जो भी बात है देवरानी जी के डर की वजह मायके से ही जुड़ी है। एक काम करते हैं, किसी थेरेपिस्ट को घर बुलाते हैं। सही कहा बेटा, बहू तो बाहर जाएगी नहीं। कोई बात नहीं माँ, जो भी हो वो इस इंडिया के सबसे बेस्ट थेरेपिस्ट हैं। कल मैं उन्हें बुलाता हूँ। हाँ। अगले दिन घर में एक थेरेपिस्ट आती हैं। भाभी, ये मेरी फ्रेंड की मम्मी है, आइए बैठिए। जी। थेरेपिस्ट सोफे पर बैठती हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। माया, तुम अपने पास्ट के बारे में बताओ। तुम इतनी घबराई क्यों रहती हो? तुम मुझसे सारी बातें शेयर कर सकती हो। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग एक काम कीजिए, माया को खुली हवा और खुले आसमान में लेकर आइए। ठीक है, हम माया को कहीं बाहर घुमाने ले जाएंगे। सभी लोग फैसला करते हैं कि अब माया को घर से बाहर जरूर ले जाएंगे। माया चलो ना, इतने दिन हो गए, आज सब लोग छत पर जा रहे हैं। भाभी, डरने की जरूरत नहीं है, आज तो आसमान साफ है, चलो ना। माया देखो, आसमान से डरना नहीं चाहिए, आसमान तो छूने की चीज है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। माया, डर को ऐसे दिल में मत रखो, एक बार छत पर चलकर देखो। आप सिर्फ इतना बोल रहे हैं तो मैं सिर्फ आपकी बातों की कदर करके बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। माया की बात सुन सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और 2-3 दिन की ट्रिप प्लान की जाती है। कीर्ति, चलो ना आज बाहर शॉपिंग करने चलते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है। भाभी, तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बाहर जाने का मन नहीं है। अरे भाभी, ऐसा क्यों मना कर रही हो? इतने दिन हो गए ससुराल में आए हुए। सभी की बात सुन माया हामी भरती है और थोड़ी देर बाद जैसे ही घर से बाहर निकलती है। नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। माया घबराकर तुरंत घर के अंदर भागती है और कोने में बैठ जाती है। मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। कीर्ति और निशिता माया को ऐसे देखकर घबरा जाती हैं, फिर दोबारा फोर्स नहीं करती। कुछ दिन बीतते हैं और पूरा परिवार कार में बैठकर दूर पहाड़ियों पर पहुंचता है। क्या सच में मैं घर से बाहर हूँ, पहाड़ियों पर सभी के साथ घूम रही हूँ? कहीं कोई सपना तो नहीं है? ये हवा, ये मौसम, ये आसमान सारी ज्यादा अच्छी हैं। माया ये सारी चीज सोच रही थी कि तभी वहां उसके ससुराल वाले उसके पास आते हैं। देखो भाभी, ये आसमान कितना साफ है। भाभी, आसमान को देखने से मत डरो, आसमान को छूने की कोशिश करो। हाँ, वो देख, आसमान, आसमान को छूने की कोशिश की जाती है, उसे देखकर डरा नहीं जाता। सभी एक एक करके माया को आसमान, खुली हवाओं और बाहर घूमने के लिए कहते हैं। माया भी ये देखकर खुश होती है और सभी के साथ बाहर घूमकर कुछ दिनों में घर लौटती है। उफ, मैं तो बहुत थक गया, चलो माया सो जाते हैं। फिर माया और मयंक सो जाते हैं। माया, हम सब तेरे साथ हैं, अपने पंख फैलाओ और आसमान को छुओ। माया के पंख निकल आते हैं और माया उड़ने लगती है। क्या सच में मैं उड़ रही हूँ? ये सब कुछ मेरे ससुराल वालों की वजह से हुआ है। अब मैं अपने सपने पूरे आसमान को छू सकती हूँ। तभी मयंक माया को नींद से उठाता है। क्या हुआ माया, क्या सपना देख रही थी और इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो? चलो उठो, फ्रेश हो जाओ। अच्छा, क्या वो सपना था? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। अब फ्रेश होकर घर के कामों में वो लग जाती है। अब इस तरह एक दिन आजकल माया बहुत ज्यादा खुश नजर आती है और सोती हुई भी न जाने क्या सपना देखकर हमेशा मुस्कुराती रहती है। लेकिन देवरानी जी हमें बताएगी थोड़ी ना अपने सपने के बारे में। अगर भाभी नहीं बताएगी तो मेरे पास एक रास्ता है उसे पता लगाने का। अच्छा, तो क्या रास्ता है? कीर्ति सभी को आइडिया बताती है और सभी कीर्ति की बात पर हामी भरते हैं। फिर रात को भाभी, आप क्यों ना अपनी सारी बातें एक पर्सनल डायरी में लिखा करें? वैसे भी आपका कोई फ्रेंड नहीं है जिससे आप सारी बातें शेयर करें। हाँ कीर्ति, बात तो सही कह रही हो। कीर्ति वहां से चली जाती है। माया कुछ देर सोचती है और फिर अपनी पर्सनल डायरी निकालती है। क्यों ना मैं अपनी सारी खुशियाँ और अपनी सारे सपने इसी डायरी में लिखूं। फिर अब से माया अपने पर्सनल डायरी में अपनी बातें लिखना शुरू कर देती है। कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं। फिर एक दिन देखते हैं आखिर माया इस डायरी में लिखती क्या है। मयंक डायरी खोलकर पढ़ना शुरू करता है। माया का सपना पायलट बनना है, उसके बावजूद माया आसमान से डरती है, लेकिन आखिरकार क्यों? मयंक तुरंत घर वालों को माया के सपने के बारे में बताता है। अगर बहू का सपना पायलट बनना है और आसमान को छूना है तो हम उसका साथ देंगे।
आज उसे बात करेंगे। ससुराल वाले शाम को ही माया से बात करते हैं। माया बात नहीं मानती तो उसे छत पर ले जाते हैं। वो देख बहू, तू अपना सपना पूरा कर, आसमान को छू, हम तेरा साथ देंगे। हाँ बहू, भले तेरे मायके में कुछ भी हुआ हो, लेकिन हम तेरी उड़ान का कारण बनेंगे। तू बस पंख फैला। आप सब कितने अच्छे हैं, अब मैं अपना सपना पूरा करूंगी। माया की बात सुन सभी खुश हो जाते हैं और फिर अगले ही दिन मयंक माया को पायलट बनने की ट्रेनिंग में एडमिशन करवाता है और माया अपने सपनों को पूरा करने लगती है। अरे भला बहू को कोई पायलट बनाता है क्या? वही तो, जब मायके वालों ने नहीं सोचा तो आप लोग क्यों सोच रहे हैं? बहू के मायके वालों ने बहू के पंख काटे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारी बहू और हम उसे आसमां जरूर दिखाएंगे। मालिनी की बात सुन सभी चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ माया कड़ी मेहनत करती है। कुछ साल बीतते हैं। घर वालों के सपोर्ट और साथ की वजह से वो पायलट बन जाती है और पहली बार प्लेन उड़ाती है। क्या सच में मैं पायलट बन गई हूँ और अपने सपनों को पूरा कर आसमान को छू रही हूँ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या ये सब मेरे ससुराल वालों की वजह से हुआ है? ये सबसे पहले माया प्लेन उड़ाती है और कुछ देर में अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वापस लौटती है और सभी को इस बारे में बताती है। क्या सच्ची? बहू, हमें तुझ पर गर्व है। हाँ बहू, तुझे इतना खुश और इतना अपना सपना पूरा करते हुए देखा तो हमें भी खुशी हो रही है। पूरे घर में खुशी का माहौल छाया हुआ था। सभी माया की खुशी मना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार वो लड़की पायलट कैसे बन गई? अब तो वो हमारी सच्चाई सबको बता देगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक काम करते हैं, उसके ससुराल जाते हैं और उसी का काम तमाम कर देते हैं। ये सोचकर माया की माँ माया के ससुराल पहुंचते हैं। चलो, यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, अरे आप लोग आइए आइए, बैठिए, आज रात का खाना यहीं खाकर जाइए। जी जी बिल्कुल। माया के ससुराल वाले माया के मायके वालों का अच्छे से स्वागत करते हैं और फिर दोपहर में एक काम करती हूँ, सीढ़ियों पर तेल गिरा देती हूँ, फिर तो याददाश्त खो बैठेगी और हमारी सच्चाई किसी के सामने नहीं आएगी। सुमित्रा उस पर तेल गिराने जाती है कि तभी वो खुद गिर जाती है और उसके घुटनों पर बहुत गहरी चोट आती है। मम्मी मम्मी, आप ठीक तो है? मैं आपको मलहम लगा देती हूँ। माया सुमित्रा के पास में रखी मलहम को निकाल देती है और मलहम लगाने लगती है। अरे बहू, ये मलहम मत लगा। वीरेंद्र की बात कोई नहीं सुनता और मलहम लगाने के कुछ देर बाद घुटनों पर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। अरे ये दवाई तो नकली है, इसकी वजह से ही तो इन्फेक्शन बढ़ गया है। इनका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन? चलिए मैं आपको लेकर हॉस्पिटल चलती हूँ। फिर माया तुरंत सुमित्रा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां उसका ऑपरेशन होता है। और फिर ऑपरेशन होने के बाद कहाँ हमने इसके पंख काट दिए और ये आज आसमान छू रही है। भले ही तूने हमारी सच्चाई किसी को नहीं बताई, लेकिन हमें हमारी गलती का एहसास जरूर दिला दिया है। माया, हम नकली दवाइयों का बिजनेस करते थे। जैसे ही हमें पता चला कि तुझे ये सच्चाई पता है, हमने तेरे पंख काट दिए और तुझे कैद कर लिया। लेकिन आज सुमित्रा को अस्पताल पहुंचाया और आसमान छू कर तूने हमें हमारी गलतियों का एहसास दिला दिया है। हमें माफ कर दे बेटा। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। भले ही आप लोगों ने मेरे पंख काटे, लेकिन आसमान दिखाने वाले ससुराल में आप लोगों ने मेरी शादी करवाकर मेरी जिंदगी में खुशियां भर दी है। अब आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। फिर माया अपने ससुराल वालों के साथ वहां से लौट जाती है और अब खुशी खुशी बिना किसी डर के रहने लगती है।